एवरीवन, बच्चे वन शॉट रिविजन्स में ये हमारा 6th पार्ट है जिसमें हम लोग कैंसर्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इम्यून सिस्टम इन द बॉडी है ना, टाइप्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन डिस्कस किए थे। ठीक है, बोन मैरो और थाइमस प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है? स्प्लीन, लिम्फ नोड, पेयर पैचेस, माल्ट है ना। माल्ट की फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताएंगे जैसे ही क्लास में इंटर होते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे लिख के। अब हम लोग देखते हैं इसमें जैसे कैंसर्स क्या होता है। देखिए सेल्स के बाहर है ना, सेल्स के बाहर आप लोगों को बिल्कुल इरेगुलर शेप्स दिख रही है सेल्स की। तो कैंसर काजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, हम लोग कैंसर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। कैंसरस सेल्स की ये शेप है आपके सामने, ठीक है बच्चे। अब देखिए कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट dreaded disease of human beings and is a major cause of death all over the globe. More than a million Indians suffer from cancers and a large number of them die from it annually. Right? The mechanisms that underlie development of cancers are oncogenic transformation of cells, which is the most important lines. Oncogenic transformation of cells. कैंसर्स को बोलते हैं हम लोग। इट्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल हैव बीन सम ऑफ द मोस्ट इंटेंस एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन्स। बात समझ में आ रही है? आप लोग आज देखेंगे इसका, हम लोग कंप्लीट देखते हैं कि मतलब हर एक 5 में से एक इंसान कैंसर पेशेंट है, ठीक है। तो 1 मिलियंस इंडियंस जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं कैंसर से। तो हम लोग देखेंगे कि क्या दिक्कत है, कैसे कैंसरस सेल्स बन रहे हैं, नॉर्मल सेल से कैंसरस सेल्स कैसे बन रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको। देखिए जैसे हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल्स एंड कैंसर सेल्स क्या होता है। बच्चे जो पॉइंट मैं बोलूँगा आप लोग थोड़ा सा उस पर ध्यान दें। जैसे नॉर्मल सेल्स आ गए ये वाले, ये जैसे नॉर्मल सेल्स है और ये आ गया हमारा कैंसर सेल्स, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है तो तभी हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। नॉर्मल सेल्स की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ अ कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस। क्या प्रॉपर्टी है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस, जो कि कैंसरस सेल्स में एब्सेंट है। हम देखते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस क्या होता है। और नॉर्मल सेल्स की एक और प्रॉपर्टी है इन्वेजिवनेस, एब्सेंट होती है नॉर्मल सेल्स में और इसमें इन्वेजिवनेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखते हैं इन दो प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है। मानो जैसे हमारे पास क्या है कि एक पेट्री डिश है और पेट्री डिश में हमने क्या किया है, एक मीडियम्स लिया है पेट्री डिश में जिसमें हम लोग सेल ग्रो करते हैं। ये हमारा पेट्री डिश आ गया, ये पेट्री डिश है, ठीक है। हमने यहाँ पर एक मीडियम लिया है जिसमें हम लोग सेल को ग्रो कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी कुछ सेल पड़े हुए हैं। देखिए जैसे यहाँ पर कुछ सेल ऑलरेडी हैं इसमें, इस डिश में, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक न्यू सेल्स को ग्रो करवा रहे हैं। मानो यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया है न्यू सेल्स, ठीक है, यहाँ पर हमने न्यू सेल को प्लेस कर दिया। अब होता क्या है कि ये जो न्यू सेल्स होता है ना बच्चे, ये अपने आप को डिवाइड करेगा। एक इधर के लिए डिवीजन्स की, एक इधर के लिए डिवीजन्स की, एक सेल और डिवाइड किया, फिर से डिवाइड किया, ठीक है, और फिर से डिवाइड किया। बट जैसे ही ये ओल्ड सेल के कांटेक्ट में आ जाएगा तो ये जो न्यू सेल्स है ना, ये डिवाइड करना बंद कर देंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस। बात समझ में आ रही है? जैसे हमारी मानो ये एक आम है ना, आम का पार्ट है, तो यहाँ पर हमें आर्म्स में क्या लग रहा है, कट लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, कट लग रहा है। तो इस कट वाले पार्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ पर आधा आगे ये भी नॉर्मल पार्ट है और ये भी नॉर्मल, बट कट यहाँ पे आया है, ठीक है। तो इस कट में क्या होंगे, सेल डेड हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या एक न्यू सेल बनेगा, ठीक है, और वो न्यू सेल तब तक ग्रो करता जाएगा जब तक वो पुराने सेल्स के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और फिर जाके वहाँ पर अल्टीमेटली वहाँ पर जाके वो क्या कर देगा, अपनी डिविजन्स को स्टॉप कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस, ठीक है ना। जब तक वो पुराने सेल्स के कांटेक्ट में नहीं आया है न्यू सेल्स, तब तक वो डिवाइड करेगा और फिर एक टाइम आएगा अपने डिविजन्स को वो स्टॉप कर देगा। तो नॉर्मल सेल्स के अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस की एक प्रॉपर्टी होती है। बात समझ आ रही है? बट कैंसरस सेल्स में देखो, कैंसरस सेल्स में क्या है, कैंसरस सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस वाली प्रॉपर्टी जो है वो एब्सेंट है। मानो ये एक पेट्री डिश है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये ओल्ड सेल है, ठीक है, ये ओल्ड सेल है, और हमने यहाँ पर क्या लिए, एक न्यू सेल दिया। ये जो न्यू सेल है, मानो एक कट लगा, वो घाव आ रहा है और एक न्यू सेल बना, और वो न्यू सेल डिवाइड हो रहा है, 1 से 2 बना रहा है, फिर 3 बना रहा है, फिर 4 बना रहा है, ऐसे 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 ऐसे। बट जैसे ही पुराने सेल्स के कांटेक्ट में न्यू सेल आता है तो वो क्या करता है, अपनी डिविजन्स को स्टॉप नहीं करता है। तो उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एब्सेंट है। इसमें क्या है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस कैंसरस सेल्स में
एब्सेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा था कि जैसे ही न्यू सेल्स ओल्ड सेल्स के कांटेक्ट में आता था तो वो अपने डिविजन्स को स्टॉप कर देता था, दैट इज अ इनहिबिट कांटेक्ट। बट इसके केस में, कैंसरस सेल्स के केस में, कांटेक्ट इनहिबिशंस को वो कंटिन्यू रखता है। बात समझ में आ रही है? तो होता क्या है, जब वो कंटिन्यू रखेगा मतलब वो सेल डिवाइड होते ही जाएंगे जो न्यू सेल्स हैं, तो उसको बोलते हैं इन्वेजिवनेस ऑफ कैंसरस सेल्स। क्या बोलेंगे? इन्वेजिवनेस ऑफ कैंसरस सेल। तो इन्वेजिवनेस जो है वो प्रेजेंट होती है कैंसरस सेल्स में, मतलब उनके पास एक प्रॉपर्टी है कि वो डिविजन्स को स्टॉप नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसको इन्वेजिवनेस कहते हैं, जो कैंसरस सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाएंगे। बट नॉर्मल सेल्स के केस में जो पार्ट कटा है उसमें जो न्यू सेल्स ऐड होते जा रहे हैं वो तब तक डिवाइड करेंगे जब तक वो पुराने सेल्स की प्रॉपर्टी के साथ बैलेंस नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, ये दो कैरेक्टर मैं आप लोगों को समझा रहा था, एक कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस और दूसरा इन्वेजिवनेस। तो इसमें इन्वेजिवनेस एब्सेंट होती है, क्यों होती है? क्योंकि जैसे ही ये ओल्ड सेल्स के कॉन्टैक्ट में आता है तो न्यू सेल्स का डिवीजन स्टॉप हो जाता है, तो इन्वेजिवनेस जो होती है वो एब्सेंट होती है इसमें। ठीक है, आप देखिए जैसे हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मोर्टेलिटी, जो होती है वो प्रेजेंट होती है इसमें। मोर्टेलिटी कैंसरस सेल्स में प्रेजेंट होती है, और सॉरी नॉर्मल सेल्स में मोर्टेलिटी प्रेजेंट होती है, और इमॉर्टल्स होते हैं कैंसरस सेल्स। समझाता हूँ मैं आपको। दूसरी प्रॉपर्टी है नॉर्मल सेल्स की, टीलोमरेस जो होते हैं वो इसमें क्या हो जाते हैं, डिक्रीज एज, कम हो जाते हैं किसी फर्दर जनरेशन्स में जाके। बट इसके केस में जो टीलोमरेस एंजाइम होते हैं वो हर एक डिविजन्स पे एक्टिव रहते हैं। देखो, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको ये समझना है कि टीलोमरेस क्या होता है। देखो बच्चे, जैसे हमारे पास क्या है कि एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये एक नॉर्मल सेल है, और इस नॉर्मल सेल्स में ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। क्या है? ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, और क्रोमोसोम्स के एंड पे आप देखना, क्रोमोसोम्स के टर्मिनल एंड पे एक सीक्वेंस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीलोमेर सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? टीलोमेर सीक्वेंस। अब ये टीलोमेर सीक्वेंस क्या करता है, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। जैसे देखो, जैसे ये नॉर्मल सेल्स की डिविजन्स होगी, बट ये कब तक डिवाइड करेगा नॉर्मल सेल्स? अप टू 50 जनरेशन्स। और एक टाइम आएगा कि 50 जनरेशन्स पे जाके इसका जो टीलोमेयर सीक्वेंस होगा वो एब्सेंट हो जाएगा। देखो, ये नॉर्मल सेल्स आफ्टर 50 जनरेशन्स टीलोमेयर सीक्वेंस इससे मतलब एब्सेंट हो गया, और अब ये सेल्स क्या हो जाएगा, इस सेल्स का एपोप्टोसिस हो जाएगा। एपोप्टोसिस का मतलब जब टीलोमेरेस जो सेल डिवीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, टीलोमेरेस सीक्वेंस इस क्रोमोसोम्स के टर्मिनल एंड से जब खत्म हो चुका है, तो आफ्टर 50 जनरेशन इस सेल्स की एपोप्टोसिस होगी, मतलब प्रोग्राम सेल डेथ। तो प्रोग्राम सेल डेथ को हम लोग क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी। ये वाला फैक्टर जो है वो किस में प्रेजेंट है, वो नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बट अब हम कैंसरस सेल्स की बात करते हैं। तो कैंसरस सेल्स में जब सेल डिविजन्स होती है, वो किसी भी जनरेशन्स पे टीलोमरेस सीक्वेंस उस पे एब्सेंट नहीं रहता। जो इंजाइम टीलोमरेस है वो हर एक स्टेज पे एक्टिव रहता है। जैसे हमने देखा 50 जनरेशन्स के बाद यहाँ पर टीलोमरेस सीक्वेंस जो था वो एब्सेंट हो गया था, तो एपोप्टोसिस हो गई सेल्स की, बट नेचुरल डेथ हो गई। बट यहाँ पर कैंसरस सेल्स में टीलोमरेस सीक्वेंस वाला जो इंजाइम है वो आफ्टर 15 स्टेज भी कंटिन्यू रहता है। बात समझ में आ रही है? और वो टीलोमरेस सीक्वेंस जो होता है वो फर्दर सेल डिवाइड कंटिन्यूसली इन्फिनिटी फॉर्म में सेल्स की डिविजन्स करवाता रहता है, जिससे एक मेटास्टासिस वाली फॉर्म आती है। हम लोग देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो बच्चे, इसमें हमने मेजर रीजंस क्या देखा सेल्स की डिविजन्स के लिए? मेजर रीजंस हमने इसमें देखा टेलोमरेस एंजाइम एक्टिविटी आफ्टर 50 जनरेशन्स भी कैंसरस सेल्स में एक्टिवेट रहती है, जिससे सेल डिवाइड होता रहता है इन्फिनिटी फॉर्म्स तक, due to maintain the telomerase sequence in every stages of cell divisions, that is known as uncontrolled cell divisions known as metastasis। और कौन सी प्रॉपर्टीज को कैंसर सेल्स फॉलो करेंगे? दैट इज इमोर्टल। किसको? इमोर्टल। ये शायद आप लोगों को कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस, इन्वेजिवनेस, मोर्टेलिटी, टेलोमरेस एक्टिविटी, तो इसमें क्या होता है, टेलोमरेस एंजाइम्स की एक्टिविटी डिक्रीज होती है आफ्टर 50 जनरेशन्स, बट यहाँ पर टेलोमरेस एंजाइम्स की एक्टिविटी एक्टिव रहती हैं ऑल द टाइम्स, और सेल डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी फॉर्म में। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है बच्चे, हाउ सेल नॉर्मल इज कन्वर्टेड इनटू कैंसरस सेल्स, हम लोग समझ सकते हैं अब थोड़ा डिटेल में कि नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल्स में कैसे कन्वर्ट होता है। देखिए, जैसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखें बच्चे, आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझें, बहुत वैल्यूएबल लेक्चर हैं आप लोगों के लिए ये।
और आप लोग अच्छे से स्लाइड्स अपनी फेयर नोटबुक पे लिखें, ठीक है, और आपके लिए बहुत वैल्यूएबल लेक्चर्स होंगे। अब हमने देखना है कि एक नॉर्मल सेल्स है वो कैंसर सेल्स में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि ये हमारे पास एक नॉर्मल सेल्स है। क्या है? एक नॉर्मल सेल है। यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल सेल्स है, और इस नॉर्मल सेल्स के सरफेस पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिस पे आके सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आके बाइंड होता है। जैसे ही इस सेल्स के, ये नॉर्मल सेल्स है, इस सेल्स के रिसेप्टर पे सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आके बाइंड होता है, तो इस सेल्स को एक मैसेज मिलता है टू इंक्रीज द सेल साइज। ठीक है बच्चे, तो ये जो सेल है, ये वाला जो सेल है, इसके ऊपर जब सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके बाइंड होगा तो ये वाला जो सेल्स है अपने साइज को इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा? सेल के साइज को इंक्रीज कर देगा। और सेल का साइज जैसे ही इंक्रीज हो जाएगा उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा, है ना, और वो स्टार्ट कर देगा सेल डिवाइड करना, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। और सेल्स का कौन सा पार्ट जो होता है वो डिवाइड होता है? सेल्स का जो साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है वो डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डिवाइड होगा और एक सेल से दो सेल्स बनेगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में सेल साइकिल्स में, ठीक है, कि सेल डिविजन्स कैसे होता है। बट हमने देखना है कि बच्चे जैसे सेल डिविजन्स है, हाउ टू कंट्रोल सेल डिविजन्स, हमने यही चीज़ तो पढ़ी थी अभी, हमने यही चीज़ तो देखी थी कि अनकंट्रोल सेल डिविजन्स को ही हम लोग कैंसर कहते हैं। अभी जो हमने देखा जिसमें क्या हो रहा था कि एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, है ना, कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस नहीं था सेल्स में, तो अनकंट्रोल सेल्ड हो रहे थे कैंसर सेल्स में। तो कहीं सेल डिविजन्स अनकंट्रोल हो जाए तो मतलब वो भी तो कैंसर हो सकता है। बट how to control cell divisions with the help of two important genes, one is a proto-oncogenes, other is a tumor suppressor genes। दो important genes प्रेजेंट होते हैं, है ना, जो सेल डिविजन्स को रेगुलेट करते हैं। बच्चे होता क्या है, देखो, जैसे प्रोटो-ओंकोजीन्स होता है, प्रोटो-ओंकोजीन्स इसको हम बोल सकते हैं सेल ग्रोथ रेगुलेटर। क्या है ये सेल ग्रोथ रेगुलेशन फैक्टर होता है इसके पास, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेल ग्रोथ रेगुलेटर। सेल्स के ग्रोथ के लिए प्रोटोऑन्कोजीन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इजंट इट। बट जो हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं ये सेल्स के डिविजन्स को कंप्रेस करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेल्स को कंप्रेस करना, सेल डिविजन्स की सेल डिविजन्स को कंट्रोल करना, कंप्रेस करना, मतलब मैक्सिमम सेल डिवाइड ना हो। तो इसका मतलब ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स का सेल डिविजन्स पे नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा विद रिस्पेक्ट टू सेल डिविजन्स, और प्रोटो ओंकोजीन्स का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा विद रिस्पेक्ट टू सेल डिविजन्स। ठीक है, देखो अब इसको आप कैसे समझेंगे। जैसे हम मान चलते हैं कि जो सेल डिवाइड करते हैं, सेल्स का जो आकार बढ़ता है ना, ग्रोथ होती है जो सेल्स की, वो हमारे प्रोटोऑन्कोजीन्स देखते हैं। और सेल डिवाइड हो के ज़्यादा ना सेल डिवाइड हो जाएं, वो कौन देखता है? वो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स देखते हैं, ताकि वो क्या कर देते हैं? कंप्रेस कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं सेल की डिविजन्स को। दोनों के फंक्शन आपको समझ में आया, एक तो ग्रोथ रेगुलेटर है, दूसरा सेल डिविजन्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब बोथ द सेल रेगुलेट सेल डिविजन्स, ठीक है ना। एक ग्रोथ रेगुलेटर का, एक के पास ग्रोथ रेगुलेटर फैक्टर है प्रोटोऑन्कोजीन्स के पास, दूसरे के पास सेल सिग्नलिंग फैक्टर। आपने देखा साइज इंक्रीज होगा जब सिग्नल आएगा तो सेल अपना साइज इंक्रीज करेगा। ये देखो ना, अगर सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का मैसेज नहीं आता नॉर्मल सेल्स के रिसेप्टर पे तो ये अपना साइज इंक्रीज नहीं करता। तो सेल सिग्नलिंग फैक्टर भी इसी के पास होगा नॉर्मल सेल्स के पास, जो प्रोटोऑन्कोजीन रेगुलेट करता है। दूसरा क्या होगा? कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, सेल्स का कितना आकार बनाना वो सब यही डिसाइड करता है प्रोटोऑन्कोजीन्स। बट आप लोग यहाँ पर देखें, कहने का मतलब है कि रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्स ग्रोथ इज कंप्लीटली डिजाइंड बाय प्रोटोऑन्कोजीन्स, ये बात है। बट ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये एक नेगेटिव रिस्पॉन्स जनरेट करता है विद रिस्पेक्ट टू सेल डिविजन्स, मतलब सप्रेस करता है सेल डिविजन्स को। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट जीन है। अब ये एक जीन्स जो है ये क्या करता है? ये जीन्स ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो होता है ये क्या करता है? इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बनाता है, जिस प्रोटीन्स का नाम है, ये देखो, जैसे हमारे पास P53, ये क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट जीन्स है। P53 क्या है? एक जीन्स है जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन रिलीज करता है। ठीक है, जो एक इम्पॉर्टेंट
प्रोटीन रिलीज करता है। और जो प्रोटीन्स क्या करेगा, सेल साइकिल के अंदर एक चेक पॉइंट की तरह काम करता है। देखो, सेल साइकिल के अंदर एक चेक पॉइंट की तरह काम करेगा। सेल साइकिल चेक पॉइंट भी ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को कहा जाता है। कहने का मतलब जैसे G1 चेक पॉइंट हो गया, है ना, G2 चेक पॉइंट हो गया। कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग बोल सकते हैं ना कि जैसे सेल साइकिल है ना, सेल साइकिल G1 फेज में कोई म्यूटेड जीन अगर आ जाता है तो P53 प्रोटीन जो होता है वो उसको चेक करेगा, है ना, G1 फेज में। ठीक है, सेल साइकिल के G1 फेज में कोई ऐसा जीन तो नहीं है, ठीक है ना, कोई ऐसा जीन तो नहीं है जो म्यूटेड हो, है ना, कोई ऐसा सेल तो नहीं है जो म्यूटेड हो। अगर म्यूटेड सेल G1 में है तो P53 प्रोटीन्स क्या करेगा, उसको P53 प्रोटीन उसको G0 फेज में जाके एपोप्टोसिस करवा देगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ऐसे ही क्या है, ऐसे ही मतलब जो कॉमन चेक पॉइंट फॉर ऑल द स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल जो P53 है, ये कॉमन चेक पॉइंट होता है सभी के लिए, है ना, जो कौन प्रोड्यूस करता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोटीन्स है P53 जो ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन से प्रोड्यूस किया जाता है, जो हर एक सेल साइकिल की स्टेज पे कोई म्यूटेड सेल्स जो है वो आगे ना पास हो जाए। अगर कोई किसी भी स्टेज पे म्यूटेड सेल्स पास होता है तो ये वाला P53 जो होता है ये क्या करता है, G0 फेज में सेल्स को एंटर करके एपोप्टोसिस करवा देता है उसकी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ से भी म्यूटेड जीन्स आगे ना आने देना। ठीक है, मतलब म्यूटेड जीन्स को कंट्रोल करना विद द हेल्प ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, और दूसरा सेल्स की ग्रोथ को रेगुलेट करना। इन दोनों का फंक्शंस अगर म्यूटेशंस आ जाए, इन दोनों जीन्स के फंक्शंस में अगर म्यूटेशन आ जाए, प्रॉपर ग्रोथ ना हो सेल्स की, या अनकंट्रोल्ड हो जाएं सेल्स, या म्यूटेड सेल्स आगे पास हो जाएं, अगर इन दोनों प्रोटोन जीन्स और ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स में म्यूटेशन आ जाती है तो काज होता है कैंसर। बात समझ में आ गई बच्चे? ये बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सेल डिविजन्स को हम कैसे कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू इंपॉर्टेंट जीन्स, प्रोटोन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ठीक है, प्रोटोन सेल के ग्रोथ को रेगुलेट करता है और इसका पॉजिटिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है विद रिस्पेक्ट टू सेल डिविजन्स, और नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का। नेगेटिव इन द सेंस कि वो ओवर कंट्रोल्ड सेल डिविजन्स को, मतलब ओवर सेल डिविजन्स को कंट्रोल करता है ना, सप्रेस करता है उसको कि भाई और आपको डिवाइड नहीं होना है, और वो चेक पॉइंट लगा के रखता है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। किसी भी सेल साइकिल की स्टेज में म्यूटेड सेल्स जो है वो पास ना हो जाए, उसको जहाँ पर भी म्यूटेड सेल्स होंगे उनको G0 फेज में जाके एपोप्टोसिस करवा दे, सेल्स की डेथ करवा देता हो। ठीक है बच्चे, जब दोनों ही ये जीन्स राइट फंक्शंस करेंगे तो म्यूटेशंस नहीं होगी तो हमें कैंसर भी नहीं होगा। तो जब ये दोनों ही जीन्स फंक्शन करना स्टॉप कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैंसर काज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बच्चे हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी की भाषा में बात करेंगे। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी की भाषा में हम लोग ऐसे बात करते हैं जैसे ये हमारा आ गया नॉर्मल सेल्स। ठीक है, ये नॉर्मल सेल्स कन्वर्ट होता है किस में, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस में। मानो ये नॉर्मल सेल्स जो है ये कन्वर्ट हो रहा है किस में, कैंसर सेल्स में, जिसको हम ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखो इसमें क्या होगा, मानो कि नॉर्मल सेल्स कैसे पास हो सकता है, जैसे नॉर्मल सेल्स में जब कार्सिनोजेंस एंटर होंगे, कार्सिनोजेंस, ठीक है, जो कार्सिनोजेंस होते हैं कैंसर काजिंग एजेंट्स, कार्सिनोजेंस नॉर्मल सेल्स को कन्वर्ट करते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस में, जिसको हम कैंसर सेल्स भी बोल सकते हैं। देखो कैसे बच्चे, कार्सिनोजेंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं, बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस हो सकते हैं, ठीक है, केमिकल कार्सिनोजेंस हो सकते हैं, फिजिकल कार्सिनोजेंस हो सकते हैं। तो बेटा जो हमारे पास देखिए, आप लोग साथ में ना नोटबुक भी रखा करें। जैसे फिजिकल कार्सिनोजेंस जो होते हैं, फिजिकल कार्सिनोजेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज होती हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये रेज जो होती है ना कैंसर इंड्यूसिंग रेज होती हैं। बात समझ में आ रही है? और जैसे केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं, टोबैको, है ना, एसिड्स, केमिकल इंड्यूसिंग्स, ये मतलब जो टोबैको होता है ये केमिकल कार्सिनोजेंस होता है। अच्छा, फिर उसके बाद बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस मतलब कैंसर इंड्यूसिंग वायरस जो होते हैं ना,
इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस। तो कहने का मतलब है कि फिजिकल बायोलॉजिकल एंड केमिकल एजेंट्स विच इज कन्वर्टेड नॉर्मल सेल इनटू कैंसर सेल्स, दिस इज नोन एज ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस। बात समझ में आ रही है? अब इसमें हमने देखना है कि देखो जैसे हमारे पास क्या है कि एक एक सेल है, ये देखिए मानो कि ये नॉर्मल सेल्स अब कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो गया, एक कैंसर सेल है, ये कैंसर सेल्स है, इसको हम बोल सकते हैं न्यूप्लास्टिक सेल्स। कैंसरस सेल्स को हम क्या बोल सकते हैं? न्यूप्लास्टिक सेल्स। अब ये एक सेल्स जो है ये फर्दर क्या हो रहा है, एक ही जगह पे डिवाइड हो रहा है, ऐसे 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 डिवाइड हो रहा है, बहुत सारे सेल्स यहाँ पर बना लिए हैं इसने। बट ये जितने भी सेल्स हैं ना, ये सभी के सभी सेल्स जो हैं ये कैप्सुलेटेड फॉर्म में। बोलते हैं ना कैंसर अगर एक ही जगह है तो वहाँ से उखाड़ के फेंक दो, तो एक जगह पे है ना, जैसे नियोप्लास्टिक सेल्स होते हैं एक ही जगह ग्रो किया है अंडर कैप्सुलेटेड फॉर्म, उसको बेनाइन ट्यूमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बेनाइन ट्यूमर्स। मतलब अभी नॉर्मल सेल से कैंसर सेल्स बन चुके हैं बट एक ही जगह है ना, अंडर सिंगल कैप्सुलेटेड फॉर्म, दैट इज नोन एज बेनाइन ट्यूमर। पूरी बॉडी में अभी नहीं है, उसको न्यूप्लाज्म्स भी हम लोग बोल सकते हैं। देखो जैसे ही क्या होता है कि ये जो न्यूप्लास्टिक सेल्स होते हैं, मानो ये जो न्यूप्लास्टिक सेल्स हैं, ठीक है, ये जो न्यूप्लास्टिक सेल्स हैं, कैंसरस सेल्स बोल सकते हैं, ये जो न्यूप्लास्टिक सेल्स हैं ये रिलीज करते हैं एक फैक्टर, ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर। क्या रिलीज करते हैं? ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर। कौन? न्यूप्लास्टिक सेल्स रिलीज करते हैं। तो ये जो ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर होता है ये प्रमोट करता है डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ये देखो ये जो ब्लड वेसल्स है ना, ये इसके ऊपर डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स ये प्रमोट करता है ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर। ठीक है बच्चे, ये जब प्रमोट करेगा तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, दिस ब्लड वेसल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द कैंसरस सेल्स। ठीक है ना, जितने भी कैंसरस सेल्स हैं, जितनी ज़्यादा एंजियो मीन्स ब्लड वेसल्स, एंजियोजेनेसिस, जितनी ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लिए न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई होगा और कार्सिनोजेंस जो कैंसरस सेल्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होंगे। तो कहने का मतलब है कि ये अगर इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, और इससे क्या होगा, इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टुवर्ड द कैंसरस सेल्स, और इससे नॉर्मल सेल्स क्या हो जाएंगे, स्टार्ट डाई ड्यू टू, मतलब उससे क्या हो जाएगा, जैसे नॉर्मल सेल्स को न्यूट्रिशंस कम पड़ जाएगा और कैंसरस सेल्स को ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर एक फैक्टर रिलीज हुआ जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर। वो ब्लड वेसल ज़्यादा कर देगा उस एरिया में और न्यूट्रिएंट ज़्यादा वहाँ चले जाएंगे, नॉर्मल सेल्स डाई हो जाएंगे, कैंसरस सेल्स बढ़ जाएंगे। आपको समझ में आया ये फैक्टर? तो ये हो गया हमारा कौन सा, बेनाइन ट्यूमर्स। ठीक है, एक ही जगह पे कैंसर है, ऑपरेट करके इसको फेंक सकते हैं हम लोग। ठीक है, नॉर्मल सेल्स अभी कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हुआ है बट एक ही जगह है, तो जिसको हम बेनाइन ट्यूमर्स बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। बच्चे कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो अभी हमने क्या देखा था, बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर का मतलब क्या है कि कैंसर सेल्स जो है वो एक ही जगह, मतलब अंडर सिंगल कैप्सुलेटेड फॉर्म, एक कैप्सूल्स के अंदर है। अब ये टूटा नहीं है ना, इसको हम बेनाइन ट्यूमर्स कहते हैं। इसको उखाड़ के फेंक भी सकते थे हम लोग, मतलब नॉर्मल सेल से ये बना है कैंसर सेल्स अंडर सिंगल कैप्सुलेटेड फॉर्म। अब होता क्या है कि जब ये कैप्सूल होता है ना, बिनाइन ट्यूमर जो है ये जब फट जाता है ना, तो इसके अंदर जितने भी ये सेल्स थे, है ना, कैंसरस सेल्स थे, ये टूट गए। बड़ा अनफॉर्चुनेट सी बात है, जैसे ही ये टूट गए तो उसको बोलते हैं हम लोग कैंसर, कैप्सूल फ्रैक्चर हुआ तो कैंसर काज हुआ। तो इसके टूटने को हम लोग क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट कैंसर। कहने का मतलब कि वो ब्लड में जाके मिक्स हो गया, ब्लड वेसल्स में जाके मिक्स हो गया और ब्लड वेसल से आगे जाके क्या हो गया, फर्दर सर्कुलेटरी सिस्टम्स में पास हो गया, रीचेज टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इन ब्लड वेसल से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में जाके आगे ये कैंसरस सेल्स ट्रांसपोर्ट हो गए। ठीक है बच्चे, और हर जगह जहाँ जहाँ ये ब्लड पहुँचेगा वहाँ वहाँ पे ये सेल्स जो होंगे मेटास्टासिस करेंगे। ठीक है ना, एक प्रॉपर्टी है इनके पास मेटास्टासिस वाली, वहीं पे अनकंट्रोल सेल डिविजन्स शो करेंगे। और क्या है इसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर्स ऑफ स्प्रेडिंग ऑल ओवर द बॉडी पार्ट, दैट इज नोन एज मेटास्टासिस। जब कैंसर एक जगह है तो बेनाइन ट्यूमर, जब उसका कैप्सूल डैमेज होता है, ठीक है, और डैमेज जब होता है तो जब वो फैल रहा होता है ब्लड में तो उसको मैलिग्नेंट कैंसर, काफ़ी डेंजरस होता है और फिर वो ब्लड वेसल से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है
और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाके अनकंट्रोल सेल डिवीजन शो करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटास्टासिस। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो ये मैलिग्नेंट कैंसर काफ़ी डेंजरस होता है, बेनाइन ट्यूमर्स थोड़ा इतना डेंजरस नहीं होता है, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बट मैलिग्नेंट कैंसर जो होता है ये नहीं होता है कंट्रोल में। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स ऑफ कैंसर देखते हैं। ठीक है बच्चे, टाइप्स ऑफ कैंसर जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इसके 7th पार्ट में। एक एक पार्ट आप लोग वॉच करना, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। अब टाइप्स ऑफ कैंसर थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसमें कोई इतना समझने वाला नहीं है, तो हम लोग थोड़ा उसको अलग वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं पार्ट नंबर 7 में।